केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिक्विड स्टेट के बारे में। और इसमें हम लिक्विड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात वॉल्यूम। ओके, आपको पता है लिक्विड इट इज हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। आप 1 लीटर की पानी की बोतल परचेज करें, आप 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक परचेज करें या 1 लीटर मिल्क परचेज करें, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, आप मार्केट से मिल्क लेके आते हो, आप चाहे उसको स्टेनलेस स्टील के कंटेनर में लेके आइए, आप उसको चाहे प्लास्टिक के पाउच में लेके आइए, वॉल्यूम विल बी सेम। इट विल, अगर वो 1 लीटर आप लाए हो, इट विल रिमेन 1 लीटर। आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल दीजिए। हाँ, लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं होती। बॉटल में डालोगे, बॉटल जैसा आपको दिखाई देगा, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी की शेप एक्वायर कर लेते हैं, बट वॉल्यूम इज डेफिनेट, है ना। सभी के घरों में मिल्क की सप्लाई आती है, कोई 2 लीटर लेता है, कोई 1 लीटर लेता है, तो दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, लीटर्स में आप लोग कंटिन्यू करते हो ना। हाँ, किलोस भी बोलते हैं, 1 किलो दूध, 2 किलो दूध, राइट। तो वॉल्यूम जो है मिल्क का, जितने भी लिक्विड्स हैं, ऑयल है, हनी है, ऑल लिक्विड्स दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, डन विद वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, डेंसिटी। अब देखिए, 3 स्टेट्स हैं हमारे पास। सॉलिड, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे पैक्ड है। ठीक है, गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे पैक्ड है, लेकिन लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे पैक्ड है। समझ रहे हो? ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप है बीच में। तो आप खुद बताइए, मास पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहां पे है? मास अपॉन वॉल्यूम, मैक्सिमम, मिनिमम, इन बिटवीन। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट की डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड्स आर लेस डेंसर देन सॉलिड्स। सॉलिड से इनकी डेंसिटी कम होती है, बट आर मोर डेंसर देन गैसेस। क्लियर? एंड दिस इज ड्यू टू पैकिंग। सॉलिड्स के अंदर पैकिंग इज मोर क्लोज एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग सॉलिड में, सबसे कम क्लोज पैकिंग गैसेस में, और लिक्विड्स के बीच में आ जाती है इन बिटवीन। ओके, सो लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, राइट? तो वी आर डन विथ डेंसिटी। ओके, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। ओके, अब देखो, सॉलिड को तो आप कंप्रेस कर ही नहीं सकते। यू कांट कंप्रेस सॉलिड, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल ऑलरेडी बहुत क्लोज पैक्ड हैं, जगह ही नहीं है बीच में। लेकिन गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। इनके बीच में खाली जगह बहुत होती है, और इस खाली जगह को जैसे जैसे आप क्लोज लाते जाएंगे, मान लो इनकी नेक्स्ट लोकेशन ये थी, तो देखो खाली जगह अभी भी है बीच में, इसको और कंप्रेस कर सकते हो आप। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, लेकिन लिक्विड्स दे आर लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स और कोई फोर्स हो ना हो, देयर विल बी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल देन गैसेस। ठीक है, सॉलिड से तो थोड़े से ज्यादा कंप्रेसिबल हैं, लेकिन गैसेस से कम कंप्रेसिबल है। ठीक है, ओके। डिफ्यूजन। अब देखो, डिफ्यूजन आप बहुत अच्छे से करके आए हो। प्रीवियस वीडियो के अंदर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन मैंने आपको बताया था। 2 गैसेस आपस में आराम से मिक्स हो जाती हैं। आप धूप या अगरबत्ती रूम में लगाते हो, उसकी खुशबू पूरे घर में आनी शुरू हो जाती है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे दिखेगी? आप पानी के अंदर डेटॉल की 2 ड्रॉप्स डालिए। ओके, करके देखते हैं। वेल, ये मैंने 1 गिलास में पानी लिया है और कोशिश कर रही हूँ पानी हिले ना। ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस डेटॉल। मैं इसमें थोड़ा सा डेटॉल डालूंगी, जस्ट आपने इसकी क्लाउडीनेस के ऊपर फोकस करना। ठीक है,
धीरे धीरे ये पूरा डेटॉल जो है गिलास के अंदर देखो डिफ्यूज हो रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को? ये पूरा अब देखो हल्की हल्की मिल्कीनेस आ गई। डेटॉल जितना घुलता जाएगा वाटर उतना ही मिल्की होता जाएगा। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि मैं इसको स्पून के साथ शेक नहीं कर रही हूँ। हाँ, मेरे हाथ ज़रूर कांप रहे हैं थोड़े थोड़े। बिना शेक किए ये देखो क्लाउड पूरे गिलास के अंदर फैलता जा रहा है। इसको मैं साइड में रख दूंगी तो थोड़ी देर में सारे में फैल जाएगा। ओके, फिर से देखें, ये देखो कितना अच्छा क्लियरली दिखाई दे रहा है। ड्रॉप्स डाली थी ना, है ना? तो देखो पूरे में डिफ्यूजन हो रहा है। ओके, फिर से देखते हैं। ये दो लिक्विड आपस में मिक्स हो रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज डिफ्यूजन। देखो ऑलमोस्ट ये जो क्लाउड था पूरे के पूरे गिलास के अंदर, देखो है ना, क्लाउडी क्लाउडी हो गया ना। तो मैं इसको शेड देती हूँ, ये आपको इसकी शेड दिखाई दे रही है कि डेटॉल इसमें कहाँ है। और धीरे 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 ये सारे मॉलिक्यूल देखो फैलते जा रहे हैं। देखो देखो देखो, ये और मिक्स हो गया। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। अब ये ना सारे का सारा देखो क्लाउडी हो गया। अब देखो पीछे जो लिखा हुआ था आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है ना, इट इज क्लाउडी। ये देखो पूरे ग्लास के अंदर डेटॉल फैल गया, है ना? तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन थी किसमें? लिक्विड्स के अंदर। ठीक है, मेरे पास डेटॉल अवेलेबल था तो मैंने वाटर के अंदर डेटॉल मिक्स करके आपको दिखा दिया। और आप देख सकते हैं डेटॉल के मॉलिक्यूल धीरे 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 धीरे, जैसे आसमान में बादल चलते हैं ना, एक दूसरे के नजदीक आते हैं फिर पूरे आसमान में फैल जाते हैं, वैसे ही दो लिक्विड्स थे, दोनों ही एक दूसरे में मिक्स हो रहे थे। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, दो लिक्विड दो गैसेस आपस में मिक्स होती हैं तो फास्टर होता है। आपने देखा इट वाज टेकिंग टाइम, अभी भी पूरी तरह से वो मिक्स नहीं हुए हैं पूरी तरह से, क्योंकि जब तक मैं चम्मच से शेक करूंगी फिर तो वो डिफ्यूजन नहीं रहा, फिर मैंने उसका नेचर चेंज कर दिया। डिफ्यूजन मीन्स हमें बाहर की कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं चाहिए, उंगली पकड़ के काम नहीं करवाना है, दोनों अपने आप ही मिक्स हो जाएंगे, तो इट इज डिफ्यूजन। लिक्विड्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसेस के कंपैरेटिव कम है। और यही चीज अगर मैं इसमें चीनी डाल देती तो चीनी एकदम से इसमें नहीं घुलनी थी, ओवरनाइट पड़ी रहेगी ना पानी में, आप स्पून के साथ उसको स्टिर नहीं करेंगे तो भी घुल जाएगी। दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ के अंदर मैंने सारा बताया था। ठीक है, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी। तो डिफ्यूजन का मतलब लिक्विड्स का जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स is less than gases. ठीक है, means liquid diffuse slower. Liquids diffuse slower than gases but faster than solids, है ना? Faster than solids, क्योंकि यहां पे मूवमेंट है ना, दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हैं, दे हैव टू मूव, और मिक्स होने के लिए पार्टिकल जितना हल्का होगा मिक्सिंग उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, तो ये था डिफ्यूजन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? पहली बात, इवेपोरेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज नोन एज वेपर्स, लेकिन एक कंडीशन है, एट रूम टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, वाटर है, गिर गया, एक गिलास पानी आपसे जमीन पे गिर गया, आपने कुछ भी नहीं किया, सुबह तक वो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है ना? तो दिस इज इवेपोरेशन, मीन्स रूम टेम्परेचर के ऊपर विदाउट
इंटरफेरेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, हमने जबरदस्ती नहीं की उसके साथ, वो अपने आप हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अब इवेपोरेशन, लिक्विड कोई भी हो सकता है, इवेपोरेशन कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन? सबसे पहली बात टेम्परेचर। ओके, गर्मी और सर्दी, सर्दियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं या गर्मियों में? यस, गर्मियों के अंदर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम होता है, कपड़े लेट सूखते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, इवेपोरेशन उतनी ज्यादा फास्ट। अब एक चीज देखो, किसी कंटेनर के अंदर ये है लिक्विड, इवेपोरेट कौन करेगा? जो सबसे बाहर वाली लेयर है। ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इस सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। जाएगा कौन? सरफेस वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है, ये देखो हर तरफ से जुड़ा हुआ है, जो यहां मॉलिक्यूल होगा हर तरफ से जुड़ा हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल अंदर को तो जुड़ा है, बाहर तो नहीं है ना, ठीक है। तो अब ये जो फोर्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं मॉलिक्यूल्स की, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। दूर जाएंगे मींस वो सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा इवेपोरेशन, ठीक है। गर्मियों में हमारे तालाब सूख जाते हैं, ठीक है, पानी के जितने भी ओपन सोर्सेज हैं वो सूख जाते हैं, पानी कम हो जाता है, ठीक है। सर्दियों के अंदर इवेपोरेशन उतनी ज्यादा नहीं होती, राइट, ओके। दूसरी बात, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैक्सिमम गर्ल्स जो इस वीडियो को देख रही होंगी, सभी ने नेल पेंट रिमूवर यूज किया होगा, ठीक है। अगर आप लिक्विड यूज कर रहे हो तो सीधी इंस्ट्रक्शन होती है कि उसको टाइटली पैक करके रखना, बंद करके रखना, नहीं तो वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब उसमें होता क्या है, ईथर, दैट इज ईथर और एसीटोन, और इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। एसीटोन के मॉलिक्यूल्स आपस में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, जबकि वाटर के अंदर अगर आप देखें एसीटोन, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O, कौन सी बॉन्डिंग आएगी बीन में, ठीक है, यस, डाइपोल डाइपोल आ जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसके साथ दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, HOH, हाइड्रोजन बॉन्ड, HOH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो इवेपोरेशन कम होगी, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। पेट्रोल उड़ जाता है, ईथर उड़ जाता है, एसीटोन उड़ जाता है, वाटर टेक्स टाइम, ठीक है। आप एक कंटेनर में थोड़ा सा पेट्रोल डाल दीजिए, दूसरे कंटेनर में थोड़ा सा वाटर रख दीजिए, सुबह देखना, सुबह क्या 15 मिनट के बाद ही पेट्रोल नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मींस अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मोर is intermolecular force of attraction, अगर molecular attraction force of attraction ज्यादा है then lesser will be evaporation, clear, evaporation उतनी ही कम होगी। तीसरा फैक्टर सरफेस एरिया। अब देखो इसका वाइस वर्सा भी है,
अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेस होंगी, लेसर इज intermolecular attraction, then more will be evaporation. इवेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक है. नाउ थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया. आपने अपना टॉवल धोया और टॉवल को 3-4 फोल्ड लगाकर बाहर सूखने को डाल दिया, लेकिन आपके सिस्टर या ब्रदर जो आपका दूसरा सिबलिंग है उसने भी टॉवल धोया और उसने उसको बिखेर कर डाला. किसका टॉवल पहले सूखेगा? यस, जिसने उसको बिखेर कर डाला, उसको प्रॉपर्ली खोल कर डाला. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन. मोर इज द सरफेस एरिया, मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन. तो सरफेस एरिया के साथ इवेपोरेशन बढ़ जाती है. ठीक है. मेरे पास एक गिलास के अंदर आई एम हैविंग 50 ml वाटर. आई एम हैविंग 50 ml ऑफ वाटर. ओके. मैंने इस पानी को 2 कंटेनर्स के अंदर शिफ्ट किया. एक था मेरे पास बाउल और एक थी मेरे पास सॉसर या थाली. ठीक है. मेरे पास थाली है, उसमें डाल दिया. अब बताओ जरा कौन सा पानी है जो पहले इवेपोरेट कर जाएगा? कटोरी वाला या थाली वाला? पानी की क्वांटिटी सेम, थाली वाला. क्यों? क्योंकि यहां पे देखो पानी का सिर्फ इतना सा सरफेस एक्सपोज था, यहां पे भी सरफेस इतना सा एक्सपोज है, लेकिन यहां पे ये पूरा पूरा सरफेस एक्सपोज्ड है. जितना सरफेस उतने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके जाएंगे. लार्जर इज द सरफेस, मोर विल बी इवेपोरेशन. ठीक है. तो ये थे फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर ना एक क्वेश्चन आता है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. हमें पसीना आया हो गर्मियों में, सभी ने उस चीज को नोटिस किया होगा कि पसीना आया है और जब थोड़ी सी हवा भी चलती है पसीना आने के बाद तो इट फील्स कूल, बॉडी में ठंडक आती है. ऐसा क्यों? जब आपके हाथ गीले रहते हैं, आप मुंह धो के आते हो, मुंह गीला रहता है, तो हवा लगते ही आपको ठंडक महसूस होती है ना. आपकी हथेली पे पानी था. पानी इवेपोरेट होगा कब? जब उसको इतनी एनर्जी मिलेगी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए और मॉलिक्यूल इवेपोरेट होके चला जाए. अब वाटर को इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए. जो वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए. वो हीट कहां से आएगी? आपकी बॉडी से, आपकी हथेली से, आपके जहां पे भी आप इसको फील कर पा रहे हो, चाहे वो पसीना आया है या आपने अपनी बॉडी को गीला किया है. हीट कहां से ली? बॉडी से. हीट लेके मॉलिक्यूल चला गया, उस पर्टिकुलर सरफेस की एनर्जी क्या हो गई? डाउन, एंड वी फील कूल. ठीक है. दैट इज व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट. इवेपोरेशन यूजेस एनर्जी. एनर्जी कहां से? हमारी बॉडी से. तो बॉडी से एनर्जी ली तो जब मॉलिक्यूल जाएगा देयर विल बी डिक्रीज इन एनर्जी, बॉडी का टेम्परेचर लो कर देगा. ठीक है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. दैट इज इवेपोरेशन कॉजेज cooling effect. Okay, cooling effect. Well, next is what is enthalpy of vaporization. बहुत सिंपल. कोई भी लिक्विड का 1 मोल जब वेपर में कन्वर्ट होता है, कितनी उसने एनर्जी एंथैल्पी चेंज करी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. अच्छा, ये था मेरे पास वाटर लिक्विड 18 ग्राम. दिस इज 1 मोल. 1 मोल का मतलब 18 ग्राम. इसको मुझे कन्वर्ट करना है 18 ग्राम पानी को 18 ग्राम वाटर वेपर्स के अंदर, एंड इट विल मेक यूज ऑफ 40.6 किलोजूल. अगर आप 18 ग्राम पानी को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू सप्लाई
energy equal to 40.6 kilojoule, and this is called enthalpy of vaporization. इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग होगी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, उसी पे डिपेंड करती है ना. stronger is intermolecular force of attraction, more will be vaporization, more will be enthalpy of vaporization, उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगी. ठीक है, तो ये थी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर. अब देखो, वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम दो सिचुएशंस ले लेते हैं. ये मेरे पास कंटेनर है, जिस कंटेनर के साथ मैंने मैनोमीटर अटैच किया है. ठीक है, और मैनोमीटर में क्लोज्ड एंड लेने वाली हूं सो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंटरफेरेंस ना रहे. ठीक है, यहां मैंने लिया है लिक्विड. ठीक है, और शुरू में ये दोनों लेवल एक जैसे हैं. मरकरी भरा है, दोनों एक जैसे हैं. ओके, अब इसके बाद की सिचुएशन देखो. ये मैनोमीटर, सेम कंटेनर की बाद की सिचुएशन बना रही हूं मैं. अब यहां से ये रहे इसके सरफेस के मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर को उठना शुरू कर देंगे. मींस दे विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ये मॉलिक्यूल पहुंच गए इस जगह पे. ठीक है, धीरे धीरे काफी सारा लिक्विड ऊपर चला गया. अब लिक्विड की कंडीशन यहां पहुंच गई. दिस इज लिक्विड. ठीक है, ये पूरी की पूरी जगह वेपर्स ने कवर कर ली. वेपर जब इधर जाएंगे, मरकरी लेवल को धक्का लगाएंगे, तो धीरे धीरे ये लेवल डाउन जाता जाएगा और ये वाला लेवल ऊपर जाता जाएगा. दिखती सी बात है, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये वेपर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक है, पहले ये यहां था ए स्टेज, फिर आया ये बी में, फिर आया ये सी में. ये बढ़ता जा रहा है. ठीक है, ये है इसका सरफेस, ये बढ़ता जा रहा है. अब मैं इसकी फाइनल स्टेट बनाने वाली हूं, इसी कंटेनर की फाइनल स्टेट. ठीक है, अब देखो, ये कंडीशन आ गई. पहले इतना है प्रेशर और अब प्रेशर इतना है. ठीक है, ये लेवल इतना राइज कर गया. और जब तो ये लेवल ऊपर चढ़ते जा रहा है, मतलब यहां से मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं. ठीक, अब देखो, जो मॉलिक्यूल यहां, जब सारी यहां पे भीड़ हो गई, व्हाट विल हैपन, कुछ मॉलिक्यूल नीचे भी तो बैठेंगे. अब ये जो नीचे आ रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. दिस इज कंडेंसेशन, कंडेंस होना. और ये क्या था, इवेपोरेशन. ये वापस आ रहा है कंडेंसेशन. अब ये वैल्यू फिक्स हो गई. फिक्स होने का मतलब क्या है, इसके अंदर दिस इज वेपर फेज. ठीक है, दीज आर वेपर्स, दिस इज लिक्विड. ठीक है, अब एक स्टेज ऐसी आ गई कि अगर 4 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए तो 4 ही मॉलिक्यूल कंडेंस हुए. मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के. ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए. जितने ऊपर गए उतने ही नीचे आ गए. हमें नेट चेंज नजर नहीं आएगी. 4 ऊपर जा रहे हैं, 4 नीचे बैठ जा रहे हैं. नेट क्या आया, 0. ठीक है, अब ये जो हाइट है ना कॉलम की,
दिस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर। क्योंकि ये किसकी वजह से है, ये वो प्रेशर है जो इन वेपर्स ने एक्सर्ट किया, किसके ऊपर, सरफेस ऑफ दिस लिक्विड। तो प्रेशर exerted by vapors on surface of its liquid, अपने ही लिक्विड के सरफेस के ऊपर, in इक्विलिब्रियम के अंदर, that is known as vapor pressure। वेपर प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वेपर्स, लेकिन कब, when they have attained a state of equilibrium, when rate of evaporation is equal to rate of condensation, तो this is called vapor pressure। हर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है और हर वेपर का अपना एक प्रेशर होता है। तो जैसे इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, वेपर प्रेशर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, लेट्स सी, टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर के फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर इज टेम्परेचर। ओके, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, इवेपोरेशन जो है वो फास्ट हो जाती है, देयरफॉर वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते ही वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, दूसरा फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और हम इसको लेंगे नेचर। ठीक है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इन बिटवीन मॉलिक्यूल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इफ लेसर विल बी इवेपोरेशन, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी, देयरफॉर लेसर विल बी वेपर प्रेशर। उल्टा कर लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर वीक हैं, इवेपोरेशन ज्यादा होगी, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि ईथर, डाई इथाइल ईथर, एसीटोन। ठीक है, पेट्रोल का वेपर प्रेशर जो है इट इज हायर देन वाटर, क्योंकि पेट्रोल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपोरेशन फास्ट होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो लिक्विड ज्यादा वोलाटाइल हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, लिक्विड्स आर लेस वोलाटाइल। वोलाटाइल कौन होते हैं, जो जल्दी उड़ जाते हैं। तो अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो लिक्विड क्या होंगे, लेस वोलाटाइल, लेसर विल बी इवेपोरेशन एंड लेसर विल बी वेपर प्रेशर। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। व्हाट इज वेपर प्रेशर, तो वेपर का प्रेशर दैट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो उसके सरफेस के ऊपर होंगे, काइनेटिक एनर्जी तो सबके अंदर है, तो जिसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि वो उस बॉन्डिंग को तोड़कर फ्री हो जाए, दैट बिकम्स वेपर। ठीक है, तो लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल उसी के सरफेस के ऊपर इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे कितने वेपर्स बन गए और लिक्विड कम होता जा रहा है, क्योंकि लिक्विड ही तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो वेपर्स हैं ये किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट रूम टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इस खाली एरिया में सारे के सारे वेपर्स ही वेपर्स हैं, तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे हैं ना लिक्विड के ऊपर, उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो धीरे धीरे स्लोली ये मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वाटर के सरफेस पे टकरा रहे हैं, फिर वहाँ से चले जा रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक, कुछ एक वापस लिक्विड के अंदर भी आते जा रहे हैं, देखो कंडेंस भी हो रहे हैं। तो दो प्रोसेस हैं, लिक्विड से वेपर बनना इवेपोरेशन और वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसेशन। तो इसको अगर हम मैनोमीटर के साथ
कांटेक्ट में ले आए तो ये प्रोसेस चलता जा रहा है, इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, 4 ऊपर गए 2 नीचे आए, 4 ऊपर गए 2 नीचे आए, तो कंटिन्यू ये चला हुआ है प्रोसेस। और इधर भी देखो वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इस लिम्फ के अंदर राइट साइड को मरकरी ऊपर चढ़ता जा रहा है, अभी 2 ऊपर जा रहे हैं तो 4 नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मरकरी लिम्फ के अंदर इंक्रीज एज इट इज चली हुई है। ये प्रोसेस बहुत टाइम तक चलता रहता है, कब तक? जब तक रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर नहीं आता। अब जितने मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, रेड एरोज देखिए, 3 ऊपर जा रहे हैं तो 3 नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब नो चेंज इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द वेसल, लिक्विड का लेवल कांस्टेंट हो गया। और मैनोमीटर के अंदर मरकरी की लिम्फ के अंदर मरकरी का लेवल भी बैलेंस हो गया। तो इस टाइम के ऊपर जो इसकी हाइट होगी दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर और इक्विलिब्रियम और सैचुरेटेड वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉलम H, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इट इज द प्रेशर exerted by the vapor present above the liquid in equilibrium with its liquid at given temperature. गिवन टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स अपने ही लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब देखो वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, उसकी नेचर के ऊपर। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो व्हाट विल हैपन? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, मींस इनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी एटमॉस्फेयर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अभी तो रैंडमली जा रहे हैं, कम कम जा रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केपिंग फ्रॉम द कंटेनर इंक्रीज हो जाती है। अब देखो लिक्विड वाटर कम हो रहा है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जब वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर आ जाए तो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। A liquid boils when internal vapor pressure becomes equal to external pressure और जिसको हम बोल देते हैं atmospheric pressure। तो what is boiling point? The temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, इसलिए उसे बोलते हैं boiling point। जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। अब प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों बनता है? हमने ऊपर को कवर कर दिया, अब वेपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, अंदर ही एक एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर कुकर के अंदर एक अलग एटमॉस्फेयर बन गया और उसके अंदर पानी के ही वेपर्स का एटमॉस्फेयर तैयार हो गया। अब जब तक लिक्विड के जो कंटेनर के अंदर, कुकर के अंदर के पानी का प्रेशर इसके ऊपर वाले वेपर्स के प्रेशर के बराबर नहीं आएगा, लिक्विड बॉयल नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही बराबर आएंगे वो बॉयल करना शुरू कर देगा। तो जितने भी हाई एल्टीट्यूड के एरियाज हैं वहाँ पे पानी जल्दी बॉयल करता है, 100 डिग्री पे नहीं करता, उससे कम टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। और जो हमारे पास बॉयलर्स होते हैं वो भी इसी उसके ऊपर काम करते हैं, पानी को बॉयल करवाना फिर खाना बनाना। तो 100 डिग्री पे बॉयल करेगा तो खाना जल्दी बनेगा, इसलिए वो कुकर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर है तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ जो होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम प्रेशर की जो यूनिट है वो बार लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, बार के साथ स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। क्यों? क्योंकि 1 बार प्रेशर इट इज़ लेसर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760, तो ये उससे थोड़ा कम है। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.6 डिग्रीज, मीन्स 372.6 केल्विन। लेकिन जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। नोट इट इन योर कॉपी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर वेपर प्रेशर को हम देखें, इसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो सरफेस छोड़कर भाग जाते हैं। तो डाई इथाइल ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर,
वाटर बॉयल करता है 373 पे, इथाइल अल्कोहल 351 पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड 349 पे, डाइल इथाइल ईथर सबसे पहले 308 के ऊपर। ठीक है, तो इनका तब ये प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है, तो बॉइलिंग स्टार्ट होती है। लेकिन वेपर तो बनते रहते हैं ना, वेपर्स तो बनते रहते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है सभी का वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है जो लो टेम्परेचर पे बनाएगा? डाई इथाइल ईथर। ठीक है, क्योंकि डाई इथाइल ईथर के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही कम है। ठीक, तो ये जैसे ढक्कन खोलेंगे ना रूम टेम्परेचर पे भी इवेपोरेट हो जाता है। अब देखो बॉइलिंग, एक और हमारे पास आ गया हमारे इसकी लिक्विड की प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग। अब वेपर प्रेशर आपने देख लिया, ये कोई कंटेनर है, पतीला है, बीकर है, हमने यहाँ पे आग रखी है, इसको गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर पानी है। ठीक है, ओके। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल्स जो सबसे बाहर हैं सरफेस के ऊपर, जैसे ही आपने पानी को गर्म किया, घर में नॉर्मल देखा होगा चाय बनाते हुए, जब तक पानी बॉईल भी नहीं किया होता थोड़ी थोड़ी भाप उठनी शुरू हो जाती है, वेपर उठने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से वेपर बाहर, यहां से वेपर बाहर, यहां से वेपर बाहर, कोई कोई वेपर बाहर जा रहे हैं। आपने हीटिंग को कंटिन्यू रखा, धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आ गई कि इसका अंदर का इंटरनल वेपर प्रेशर, अंदर भी तो वेपर प्रेशर है ना उसका, इंटरनल वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है। जब इंटरनल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां से बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं और लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस, इवेपोरेशन होती है सरफेस से और बॉइलिंग होती है बॉटम से। बॉइलिंग यहां से स्टार्ट होगी, बुलबुले नीचे से उठेंगे, ऊपर जाके फट जाएंगे, और सरफेस के मॉलिक्यूल ड्यूरिंग बॉइलिंग, सरफेस के मॉलिक्यूल्स दे आर इवेपोरेटेड। बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइल करता है, लेकिन इवेपोरेशन इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। डिफरेंसेस भी आते हैं पेपर में, इसलिए बता रही हूं। ठीक है, तो ये थी बॉइलिंग। जब दोनों प्रेशर बराबर हुए, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ओके, जितने भी हाई अल्टीट्यूड्स हैं, पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पीक पे, जितना आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, एट हाई अल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो पानी जल्दी बॉईल करना शुरू कर देता है। 100 डिग्री पे नहीं करता, लेस देन 100 पे बॉईल करना शुरू कर देगा। तो सब्जी पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए टेम्परेचर प्रॉपर भी तो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम हाई अल्टीट्यूड्स के ऊपर प्रेशर कुकर इज यूज्ड फॉर कुकिंग। क्योंकि जब हम प्रेशर कुकर यूज करते हैं, चलो अब इसको हम ये लीजिए, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर, अब ये बन गया प्रेशर कुकर। ठीक है, अब पहले तो ये पूरा एटमॉस्फेयर था, लेकिन अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका बना जो पानी के ऊपर जगह है। ठीक है, यहां पे इसी के वेपर्स हैं। अब जो इसके अंदर वेपर्स बने पानी के, उन्होंने बना दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर को इसके बराबर करना है, फिर बॉइलिंग स्टार्ट होगी। और प्रेशर कुकर के अंदर जब पानी बॉईल करता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होता है, इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर दाल जल्दी बनती है, सब्जी जल्दी बनती है एज कंपेयर टू ओपन कंटेनर। ठीक है, क्योंकि पानी जो नॉर्मली 100 डिग्री पे बॉईल करता है, प्रेशर कुकर के अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन 100। ठीक है, अब प्रेशर की दो यूनिट्स हैं, एक है एटमॉस्फेरिक और एक है बार। देखो बार की वैल्यू, अगर ये है 1 एटमॉस्फेयर, तो बार जो है 1 बार, इट इज लेस देन
1 एटमॉस्फेयर। थोड़ा सा फर्क है पॉइंट्स का, ठीक है। उस हिसाब से अगर मैं प्रेशर लेती हूं 1 बार, तो वाटर जो है 373 की जगह पे 372.9 समथिंग ऐसे उसका टेम्परेचर रहेगा, 372 समथिंग के ऊपर बॉईल करेगा। कब? जब हम प्रेशर ले रहे हैं बार, ठीक है। तो नॉर्मल के अंदर आप लेते हो 1 एटमॉस्फेयर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के अंदर आप लेते हो बार के अंदर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस है। तो अगर मैं कहूं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इट इज 373 केल्विन टेम्परेचर, लेकिन स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज लेस देन 373 केल्विन टेम्परेचर, इट इज अराउंड 372 पॉइंट समथिंग। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से जो बॉइलिंग है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस के ऊपर टेंशन मींस स्ट्रेचिंग। अब देखो लिक्विड के अंदर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हर लेयर के नीचे लेयर के नीचे लेयर, ये मैंने सबसे बाहर वाली लेयर बना दी। अब यहां पे ये मॉलिक्यूल हर तरफ से घिरा हुआ है, इट इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल्स, बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक। लेकिन यहां पे अंदर वाली साइड को तो स्ट्रेच्ड है ना, अंदर को तो है मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसकी काउंटर पार्ट वाली देखो, इसका काउंटर पार्ट ये, इसका काउंटर पार्ट ये, लेकिन इधर क्या है, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स इनको अंदर को खींच रहे हैं। तो फिर ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेच हो जाती है, इट बिकम्स स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका सरफेस इट बिहेव्स एज इट इज अंडर टेंशन, इट इज अंडर अ स्ट्रेच। लेकिन मॉलिक्यूल ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते तो वो स्ट्रेचिंग जो है वो सॉलिड के जितना स्ट्रेच दिखाई नहीं देता इन केस ऑफ लिक्विड्स। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। नदी के किनारे से आप जरा रेत को उठाने की कोशिश करना, ऐसे देखने में लगती है पूरी रेत ना ऐसे बिखरी हुई है, पर जैसे आप उसको ऐसे हाथ में उठाएंगे तो रेत ऐसे ना गोलाई में चिपक जाती है हाथों के साथ ही। रीजन बीइंग रेत के अंदर पानी भी तो है, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स दे टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। पानी के मॉलिक्यूल्स रेत के साथ चिपके हैं और वो उसको कम से कम सरफेस एरिया देना चाहते हैं। दैट इज वाई रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि जैसे ही ये पानी की बूंद है, पानी की बूंद के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एक ड्रॉप के अंदर कितने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे एक दूसरे को अंदर की तरफ को खींच रहे हैं, ऐसे अंदर को। इसलिए वाटर ड्रॉप्स जो है दे आर स्फेरिकल इन शेप। ओले भी तो देखे होंगे, स्फेरिकल ही तो होते हैं। मरकरी, कभी थर्मामीटर टूट जाए तो मरकरी कैसे इधर उधर भागता है, जैसे छोटे छोटे बीड्स होते हैं, मोती होते हैं, पानी की तरह फैल नहीं जाता है। व्हाई? अगेन ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें वाटर राइज करता है थ्रू कैपिलरी एक्शन। स्टोव का विक होता है, आप दिया जलाते हो, उसकी बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है ऊपर को, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है बहुत जगहों के ऊपर हमारी डेली लाइफ के अंदर हम इसकी वर्क करते हुए देखते हैं। अब सरफेस टेंशन को कम करने का तरीका क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाए, क्या करो? टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तो सिंपल सी बात, सरफेस टेंशन decreases with rise in temperature। टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना था। तो इसको जब हम डिफाइन करते हैं, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, इट्स अ टेंजेंशियल फोर्स। सो इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर पर यूनिट लेंथ एक्टिंग परपेंडिकुलर एट 90 डिग्री
acting perpendicular to the tangential line drawn on the surface of liquid. आपको पता है सर्कल के साथ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो टेंजेंशियल लाइन के अलोंग उसके परपेंडिकुलर पर यूनिट लेंथ जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज सरफेस टेंशन. ठीक है, ये था वेपर प्रेशर. अब देखिए सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन, टेंशन ऑन द सरफेस. तो देखो बच्चे, जो मॉलिक्यूल सेंटर में है वो चारों तरफ उनके ऊपर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन बराबर है, लेकिन जो मॉलिक्यूल बाउंड्री के ऊपर है उसको ध्यान से देखो, वो अंदर की तरफ को तो खींच रहा है. ठीक है, एक को तीन तीन मॉलिक्यूल अंदर को तो खींच रहे हैं. अब सेंटर का मॉलिक्यूल हर तरफ से कांटेक्ट में है. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं एक मॉलिक्यूल को. लेकिन अब ये जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं येलो में लाइंड, इनको सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल अंदर को खींच रहा है ना. इसका मतलब जो सबसे बाहर वाली लेयर है लिक्विड की वो अंदर को खिंची हुई है. बाहर वाली साइड पे तो कोई काउंटर पार्ट नहीं है, ये अंदर को खिंची हुई है. तो लिक्विड का सरफेस इट एक्ट्स एज अ टेंस्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, कि जैसे कोई मेम्ब्रेन है और उसको हमने अंदर को खींच के रखा हुआ है. ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर भी तो घूम रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं. तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं दे आर स्ट्रेच्ड इनवर्ड एंड इट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. तो एक्चुअली ये फोर्स है जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में वर्क करती है. तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. इट रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी टू मेंटेन द सरफेस टेंशन. तो दैट एनर्जी इज नोन एज सरफेस एनर्जी, और यूनिट इसके सरफेस एनर्जी के जाउल पर मीटर स्क्वायर. तो अगर हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करें तो इट इज फोर्स एक्टिंग अलोंग अ लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस एक्टिंग परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर पर यूनिट लेंथ. तो इसको हम गामा से डिनोट करते हैं और इसके यूनिट्स रहते हैं किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसे यूनिट्स रहते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स. एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं ये. ठीक है, तो अब देखिए जितने भी मॉलिक्यूल्स सरफेस के अलोंग हैं वो अंदर को तो स्ट्रेच्ड हैं. तो वाटर का जो सरफेस है वो सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी में रहता है. तो उस सरफेस टेंशन को कम करने के लिए क्या करता है, इट ट्राइज टू अटेन स्फेरिकल शेप. दैट इज व्हाई लिक्विड जब भी गिरते हैं दे एक्वायर स्फेरिकल शेप. मरकरी, ठीक है, पारा, वो अगर टूट जाए तो वो भी स्फेरिकल वीड्स बना लेता है, पानी की तरह फैलता नहीं है. ठीक है ना. अच्छा, एक और चीज, अब देखो ये ग्लास है, ग्लास का एज बिल्कुल शार्प है, इसको अगर हीट करेंगे ना ये मेल्ट कर जाएगा और इसको हम ऐसे ब्लंट कर सकते हैं, किसी भी शेप में इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हीट किया ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना. ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, दिस इज कॉल्ड फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास. तो उसको आप सरफेस टेंशन को कम कर सकते हैं. अब कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी के अंदर लिक्विड राइज करता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन है उस वजह से वो राइज करता है. और कैपिलरी एक्शन चाहे स्टोव का विक हो या फिर प्लांट्स हों, उन सभी में पानी इसी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही राइज करता है. पानी के अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन जैसे आप इनको बाहर निकालते हो ना ये चिपक जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पानी की एक पतली परत होती है, एक थिन लेयर होती है, और इन ऑर्डर टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया ये आपस में चिपक जाते हैं. और ये जो मैग्नीट्यूड है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड का, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ही ज़्यादा सरफेस टेंशन. मतलब पानी से ज़्यादा मरकरी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मरकरी में सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है सरफेस टेंशन घटती जाती है. जैसे आप किसी लिक्विड को हीट करेंगे, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी. The last property of liquid is viscosity. Viscous, गाढ़ापन. अगर आप शहद और पानी को एक साथ गिराएं, ज्यादा फ्लो किसका होगा,
शहद का, पानी का। पानी ज्यादा बहेगा, उसका फ्लो ज्यादा है, शहद का फ्लो बहुत कम है। जितनी देर में 1 गिलास पानी आप उड़ेल सकते हो, गिलास से वो बाहर गिर जाएगा, 1 चम्मच शहद को खाली करने में उतना ही टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, ओके। तो देखो विस्कोसिटी क्या है। एक लेयर, अब लिक्विड लेयर्स में होता है, एक लेयर दूसरी लेयर को फ्रिक्शन देती है फ्लो के लिए। मान लो ये रही फर्स्ट लेयर, ये रही सेकंड लेयर, ये रही थर्ड लेयर। ठीक है, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो बीच वाली लेयर है, मान लो उसकी वेलोसिटी है u, या v ले लेते हैं, लेट इट बी v। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी? v प्लस dv। इसकी कितनी होगी? v माइनस dv। ठीक है, ये अगर v है तो ये ज्यादा होगी और ये इससे कम होगी। मतलब ये अगर 10 है, ये 15 होगी और ये 5 होगी। गॉट इट? ओके, मतलब कहने का ये वाली लेयर इस लेयर को आगे बढ़ने से रोकती है, ये वाली लेयर इस लेयर को आगे बढ़ने से रोकती है। और अगर आप पानी में खड़े हो तो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसका फ्लो सबसे ज्यादा होगा रादर देन जो आपके पैरों को टच करके जा रही होगी अगर आप पानी के अंदर सरफेस के ऊपर खड़े हैं। सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होगी और सबसे ऊपर पानी का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। जैसे ऐसे पानी जा रहा है तो ऊपर फ्लो ज्यादा और नीचे उसके फ्लो कम रहता है। ठीक है, तो दिस इज विस्कोसिटी, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो इन लिक्विड्स which arises due to internal friction. In layers में there is internal friction between layers of a liquid as they slip past over one another when liquid flows. अगर पानी खड़ा है, stagnant water है, pond है कोई, तब वहां पे विस्कोसिटी की बात आप नहीं करेंगे क्योंकि पानी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, गिलास के अंदर पानी लेके रखा है तो पानी फ्लो नहीं करेगा। अब गिलास से मेरे को याद आया, ये देखिए हम जब डिफ्यूजन की बात कर रहे थे, अब ये पूरे का पूरा डिफ्यूज हो चुका है। ठीक है, ये देखो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। अब ये जो हमने इसमें मिक्स किया था डेटॉल, पूरे पानी के अंदर मिल्कीनेस आ गई, मतलब डिफ्यूजन प्रॉपर हो चुका है। मैंने इसको बिल्कुल भी स्टिरिंग नहीं की है। आप इस चीज को अपने घर पे जरूर ट्राई करके देखना। डेटॉल ऑलमोस्ट सभी के घर में मिल जाएगा। वापिस आते हैं विस्कोसिटी के ऊपर। तो अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हटाने का तरीका, खीर जब ठंडी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, ठीक है, उसको फिर से गर्म करो, फिर से वो थोड़ी थोड़ी पतली हो जाएगी। ठीक है, शहद है, सर्दियों के अंदर ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसको थोड़ा सा गर्म पानी में रखना कंटेनर को, एकदम से उसका फ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो विस्कोसिटी decreases with rise in temperature. ठीक है, viscosity decreases with rise in temperature. ठीक है, और कौन सा फैक्टर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा होगी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करें तो लेट इट बी देयर आर 3 लेयर्स, एक का वेलोसिटी v, एक है dv प्लस, एक में dv माइनस। ठीक है, अब कितना एरिया आपस में उनका कांटेक्ट कर रहा है? एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन two adjacent layers, it is A. ठीक है, okay, now let 3 layers, ठीक, having velocity v minus dv, v and v plus dv। ठीक है, अब डिस्टेंस
between two adjacent layers, दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस लेट इट बी डी एक्स, इन दो लेयर्स के बीच में दूरी कितनी है, लेट इट बी डी एक्स. नाउ velocity gradient, it will be equal to dv upon dx, कि पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी में चेंज कितना आया, dv अपॉन dx. ओके, अब ये जो फोर्स है जो इन दो लेयर्स को मेंटेन करेगी, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द flow in these three layers, this force will be directly proportional to area, also directly proportional to velocity gradient. So it is dv upon dx. Therefore force will be directly proportional to a dv upon dx. This is velocity gradient, this is area of contact. Removing the sign of proportionality, force will be equal to eta a dv upon dx, where eta is known as viscosity coefficient. Viscosity coefficient. It's a constant and this is viscosity coefficient. Okay, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. अब देखिए, ये आपके पास टर्म आ गई फोर्स. ईटा की डेफिनेशन निकालनी है. आपको पता है कांस्टेंट की डेफिनेशन के लिए ये सारी टर्म्स आपको यूनिटी करनी पड़ेंगी. तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट है 1 यूनिट और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी है 1, तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, ईटा के बराबर. तो ईटा और विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट. यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट मेंटेन करना है between two parallel layers of unit area of contact. वो layers जिनके बीच में area of contact भी क्या है, 1 unit. This is the definition of velocity coefficient. ठीक है, ओके. अब देखिए इसके यूनिट्स, जितने भी लिक्विड्स हैं ना, उनकी विस्कोसिटीज को हम ईटा की टर्म्स में ही कंपेयर करते हैं. कोई भी दो लिक्विड जिसकी ईटा की वैल्यू ज्यादा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, जिसकी ईटा की वैल्यू कम उसकी विस्कोसिटी कम. तो ईटा से, तो देखो F इज इक्वल टू ईटा ए dv अपॉन dx. मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए, इनको इधर ले आओ. तो x ऊपर चला गया, dv नीचे आ गया, a 1 अपॉन a. तो फोर्स के यूनिट्स डाइन्स, dx सेंटीमीटर. अब हमारे पास dv, इट इज वॉल्यूम एंड इट इज रिटन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू एरिया. एरिया इज velocity means centimeter per second and area is centimeter square. तो देखिए क्या क्या कट सकता है. सेकंड ऊपर आ जाएगा, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा. ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ईटा, एन की टर्म थोड़ी लंबी कर दीजिए, इट विल बी डाइन्स इनटू सेंटीमीटर. वेलोसिटी इज सेंटीमीटर, सेकंड ऊपर आ गया, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, इट विल बी डाइन्स सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड. अब ये आगे यूनिट्स हमारे पास डाइन्स सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स सेकंड, एंड दिस इज इक्वल टू 1 poise. And this name, the unit poise, it has been given after the name of great scientist Jean-Louis Poiseuille. 1 poise, name of scientist Jean-Louis. This is 1 poise. Unit of eta, that is viscosity coefficient. We are left with विस्कोसिटी. ओके, विस्कोसिटी के बारे में बात करते हैं. अब देखो ये दो लिक्विड है, ठीक. एक तरफ शहद है और राइट वाली साइड में वाटर है, ठीक. तो वाटर का फ्लो जो है वो फास्ट है और हनी शहद का फ्लो जो है वो धीमा है, कम बहता है वो.
तो जब ये देखो, जैसे हम वाटर के फ्लो को यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो पानी अलग अलग लेयर्स में मूव करता है और हर एक लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को फ्रिक्शन देती है, फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस टू द फ्लो। तो हम इसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो बिल्कुल बॉटम के ऊपर पानी बह रहा है, सबसे नीचे वाली लेयर एज इफ इट इज़ स्टैटिक, और सबसे ऊपर वाली लेयर ज़्यादा तेज़ी से जाती है। जैसे जैसे हम पानी की गहराई में जाते हैं, पानी का जो फ्लो है वो धीमे होता जाता है, और जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर को आते हैं, पानी के सरफेस की तरफ को ऊपर को चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। सबसे ज़्यादा पानी का फ्लो, पानी की स्पीड होगी बिल्कुल उसके सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो आपको नीचे सरफेस नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली बॉटम। किसी भी नदी की जो बॉटम है उसकी हम बात कर रहे हैं। बॉटम के ऊपर वाली लेयर कितना धीमे चल रही है, स्टैटिक है ऑलमोस्ट। सेकंड लेयर थोड़ी धीरे चल रही है, थर्ड लेयर थोड़ी तेज़ चल रही है, फोर्थ उससे भी तेज, फिफ्थ उससे भी तेज। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर के फ्लो को रोकती है। तो जो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन इन वेलोसिटी बिटवीन एनी टू लेयर्स, दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस, दैट इज डी यू, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डी यू है वेलोसिटी का डिफरेंस, और डी जेड जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फिर फोर्स किसके बराबर होगी? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कि कितने एरिया का कॉन्टैक्ट हो रहा है, और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, दोनों को कंबाइन करो तो यू विल गेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डी यू बाई डी जेड। आप डी एक्स भी ले सकते हो जो डिस्टेंस है उसके बीच में। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया एंड वी गेट ईटा, इट इज़ अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ए क्या है इसमें? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और डी यू अपॉन डी जेड इट इज़ वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखो, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा, उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा। हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको मेजर करते हैं, किन्हीं भी दो लिक्विड्स को। ठीक है, तो अब जो इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट्स, दैट इज़ 1 न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, मतलब NS पर मीटर स्क्वायर, NSM-2, और इसको बोलते हैं पास्कल सेकेंड। और दूसरा जो हमारे पास CGS सिस्टम है, दैट इज पॉइज, एंड इट इज आफ्टर द नेम ऑफ जीन लुइस पॉजेली। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, लिक्विड का फ्लो उतना ही कम होगा। ये 3 लिक्विड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज ग्लास। ग्लास इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और अगर इस लिक्विड को फ्लो करना है तो इस ग्लास को 1 इंच मूव करने के लिए कितने ही साल लग जाएंगे। और आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और उसमें कहीं ग्लास लगा है, तो उसमें उसके विंडो पैन की थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, उसकी बॉटम के ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि वो फैलना शुरू कर देता है। लेकिन इस प्रोसीजर को सालों लग जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, विस्कोसिटी कम होती जाएगी। तो देखो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, अब देखना नीचे वाली लेयर भी मूव करना शुरू कर दी, क्योंकि अब लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो गई, मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। These were all the properties of liquid state of matter. ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल, राइट? ओके, तो stay tuned for upcoming video. Till then, stay home, stay safe.